बांझ एक दर्द भरी कहानी। अरे गुणवंती, 2 बरस हो गए बिटवा के ब्याह को, अबई तक तुमने कोई शुभ समाचार ना सुनायो। के बात है, माना बहुरिया शहर में रहवे है, पर अब इतनी भी ना चले है कि तुम्हारे इस घर में कि तुम बहुरिया को बच्चा करने को मना लो, या फिर कोई और बात है। गुणवंती की बड़ी ननद और राजनाथ की बुआ सास कांता जी, जो उनके घर पर उनकी बेटी शालिनी के विवाह के मौके पर आई हुई थी, वो सुकन्या की सास की गुणवंती जी से पूछ रही थी, देख गुणवंती, जे कोई दूजी बात हो तो बता दे, हम गांव में वैद्य जी से बात करके दवा करा देंगी। अच्छे अच्छे को बच्चे हो गए वैद्य जी की दवा से। वो बात बढ़ाते हुए बोली, अरे जीजी, ऐसी कोई बात ना है। अभी तो राजनाथ पे शालिनी बिटिया के ब्याह का बोझ था, और सुकन्या बहू भी जिस दिन से घर आई है उसका हाथ बटावे है रुपए जोड़न खातिर। अब ऐसे में वो बच्चे के बारे में क्या सोचते, तो दोनों ने फैसला लिया अभी बच्चा ना करने का। अब बच्चा तो कुछ समय बाद भी हो सके है, मगर शालिनी बिटिया की भी तो ब्याह की उम्र निकले जा भी थी ना, सो उन्हें वो ज़्यादा ज़रूरी लागो। गुणवंती जी ने जवाब दिया, बात तो तू सही कहवे है गुणवंती, पर अब तो ब्याह हो गयो और भगवान कृपा बड़ी धूमधाम से करायो है राज ने शालिनी का ब्याह। इसमें तो कोई दौराया ना से। अब ब्याह पश्चात तो सोच लेड़ो चाहिए। देख, जे बात मैं तो समझूं हूँ, पर बाकी लोग ना समझेंगे। फिर अक्सर ऐसे मामलों में देरी करो तो अक्सर बाद में मामला बिगड़ जाया करे है। इसलिए जे भी एक ज़रूरी काम जाड़ के जितनी जल्दी हो सके करके फुर्सत कर लेनी चाहिए। बाद में कछु ऊंच नीच हो जाबे तो सारी उम्र पछताना पड़े है। कांता जी ने कहा, हाँ जीजी ठीक है, सोच लेवेंगे। अभी तो चल 2 घड़ी शालिनी संग बिता लें, फिर जाने कब बिटिया से मुलाकात हो। गुणवंती जी ने बात खत्म करते हुए कहा। शादी में फेरों के समय कांता जी ने एक बार फिर सुकन्या से ही बात छेड़ दी, देख सुकन्या बहू, तोए अच्छा लगे जा बुरा हमें परवाह नहीं, बस इतना जान ले कि हम तोए अपना समझ के एक सुझाव दे रही हैं। देख बहुरिया, मानते हैं कि आज जो जे शालिनी का इतना अच्छा ब्याह हो रहे है, इसमें तेरा भी योगदान है, और इस खातिर तूने बच्चा कारण से भी ना कह दियो, पर अब देर ना लगाओ। देख बहुरिया, कल को जो कुछ ऊंच नीच हो गई तो जे दुनिया जे ना देखेगी कि तूने बिटिया की ब्याह खातिर कुर्बानी दी थी। लोग तो तुझे ही बांझ बुलावेंगे। और जे इतना वजन कैसे बढ़ गयो तेरो, ब्याह में तो खासी पतली थी तू। जे अच्छा लक्षण ना है, तू कहे तो हम वैद्य जी से दवा भिजवा देंगी। फेरे के वक्त बैठी बैठी सुकन्या के कानों में भुनभुनाए जा रही थी, बुआ जी तुम चिंता को नहीं करो, थोड़ा समय रुको बस। एक हंसता खेलता गुड्डा आपकी गोद में डालूंगी खेलने को, तब ना मत कहना। सुकन्या हंसते हुए पूरे विश्वास के साथ बोली, जिससे बुआ जी को चुप करना ही पड़ा। मारो आशीष से तो है बोहरिया, प्रभु करे ऐसा ही होए। कांता बुआ जी उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली। विवाह ठीक से निपट जाने के और सभी मेहमानों की विदाई के पश्चात गुणवंती जी भी परिवार समेत वापस शहर आ गईं। शालिनी के जाने के बाद कुछ दिन तो वो घर बड़ा खाली खाली सा लग रहा था, जबकि कुछ दिन बाद शालिनी अपने पति सहित उनसे मिलने वहाँ आई। अरे शालिनी, अचानक इत्तला तो की होती, पहली बार जमाई बाबू आ रहे थे, हम अच्छे से स्वागत करते उनका। गुणवंती जी ने कहा, जिस घर में मेरी एक नहीं 2-2 माएँ हों, वहाँ और क्या स्वागत चाहिए मुझे और मेरे पति को। और जिसके प्रताप से मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली, उनसे मुझे और भी क्या चाहिए। शालिनी की बात को बीच में ही काटते हुए उसके पति विमल ने कहा, वैसे भी अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा, क्योंकि मेरा भी तबादला यही हो गया है और हमें अचानक ही आना पड़ा, क्योंकि मुझे कल से ड्यूटी ज्वाइन करनी है। अब घर ढूंढने में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए हम यहाँ चले आए, विमल ने कहा। इतने में राजनाथ और सुकन्या घर वापस आए। कैसी हो भाभी माँ, उन्हें देखते ही शालिनी बोली, बस ठीक है सब, थोड़ा शुगर बढ़ा हुआ है, सो चेकअप करवाने गए थे। सुकन्या बोली, क्या बोला डॉक्टर ने। अरे तू छोड़ ना इन बातों को,
क्या डॉक्टर डॉक्टर लेकर बैठ गई? अभी पहले मैं जमाई बाबू के लिए बढ़िया पकौड़े बनाती हूँ। पहले बताया होता तो आज मैं डॉक्टर के यहाँ जाती ही नहीं। सुकन्या उसे कुछ इशारा करते हुए बोली, नहीं भाभी, पहले आपकी सेहत है, बाद में कुछ और ये इशारा कर चुप मत करवाइए, क्योंकि इन्हें मैंने सब कुछ बता दिया है। आपने जो मेरे लिए किया है मैं उसे क्यों किसी से छुपाऊं? शालिनी बोली, जी भाभी, मैं सब कुछ जानता हूँ। आपने वाकई सिर्फ माँ ही नहीं, भगवान का काम किया है, जीवन दान और कन्यादान एक साथ में करके। अब इसके बाद आप सबसे पहले सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखें और हमारी कभी भी कैसी भी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक कहें, विमल ने कहा। जी ज़रूर जमाई बाबू, सुकन्या ने कहा। रात को सुकन्या और शालिनी जब आपस में बातें कर रही थी तब उसने उससे कहा कि क्यों उनसे जमाई बाबू को सब बता दिया। क्या ज़रूरत थी? जिस पर शालिनी ने कहा, क्यों ज़रूरत नहीं थी भाभी, और क्या गलत किया है मैंने? क्या कुछ आपने जो हम सबसे छुपाएं? किसी को जीवन दान दिया है आपने? मैं तो कहती हूँ माँ को भी सबको बोल देना चाहिए, सवाल भी बंद हो जाएंगे सबके। अच्छा चल छोड़, अब ये बता क्या प्लान है तुम्हारा? सुकन्या ने पूछा। बस भाभी, इनको घर मिल जाए तो हम भी शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में विमल बाबू और शालिनी भी अपने घर में शिफ्ट हो गए। उधर सुकन्या ने घर के खर्चों को चलाने के लिए फिर एक बार टिफ़िन सर्विस चलाने का काम शुरू किया, तो शालिनी भी उसके साथ हो ली। दोनों मिलकर दोनों वक्त का खाना खुद पकाती और गुणवंती जी सब पैकिंग करती। फिर राजनाथ अपने रिक्शा से सब टिफ़िन पहुंचाने जाता। इसी तरह 2 बरस गुजर गए। ओह, अभी तक आप सुकन्या के परिवार से तो मिले ही नहीं। सुकन्या का पति राजनाथ एक कपड़ा मिल में काम करता था और शाम के वक्त कुछ आमदनी के लिए रिक्शा भी चलाता था। ये लोग मूलतः उत्तर प्रदेश के गांव के रहने वाले थे, मगर काम के सिलसिले में दूर उस शहर में आकर बस गए थे। सुकन्या भी उसी गांव की थी और 10वीं पास थी, मगर शहरों में 10वीं पास को कौन पूछता है। हाँ, गांव तरफ के व्यंजनों की पाक कला में निपुण थी। उधर राजनाथ के पिता उसके बचपन से ही गुजर गए थे, जिस वजह से उसे छोटी उम्र में ही काम पकड़ना पड़ा। बस शालिनी का अच्छा सा ब्याह हो जाए, यही चाहत थी राजनाथ और उसकी माँ की। और शायद ब्याह के बाद सुकन्या ने भी वही अपना चाहत बना ली। उसने शादी के बाद ही ससुराल में आते ही खाना और कुछ खास व्यंजन सप्लाई करने का काम तो पहले से भी किया था, मगर इन सब से तो घर चला करते हैं, शादियों का खर्च नहीं उठाया जा सकता। खैर चलिए कहानी में वापस चलें। कुछ दिनों बाद गांव से न्योता आया, छोटी बुआ की लड़की की गोद भराई का। वैसे भी वो लोग 2 बरस से गांव तो गए ही नहीं थे, सो सबने मिलकर इस बार गांव जाने का तय किया। विमल बाबू को तो छुट्टी नहीं मिली, इसलिए शालिनी भी उन्हीं के साथ हो ली। उधर गांव पहुंचकर कुछ दिन तो उनके सबसे मिलने जुलने में ही चले गए। जहां जाते वहां रिश्तेदार परोक्ष रूप से ताना मार देते, अरे शालिनी, तू भी भाभी की राह पे है क्या? कुछ सीखी नहीं इससे कि बच्चा समय पर कर लेना चाहिए, वरना बाद में यूं सूनी गोद घूमना पड़ता है, वगैरह वगैरह। वो लोग बिना कोई जवाब दिए चुपचाप सबकी सुनते रहते। कांता बुआ, जो उन्हीं के घर रहने आई थी, उस रात गुणवंती जी से बोली, कहे थे ना हम तोय की बहुरिया को समझा, मगर नाए तोय तो तब हमरी सुन्नी को नहीं थी। और बहुरिया तू तो बड़ी डींग हाँके थी कि प्यारा सा गुड्डा दूंगी खेलने को। क्या हुआ तेरे वादे का? हम तोय भी उस रात समझाए थे, पर तूने हमारी एक ना सुनी। देख लियो नतीजो, आज सब पीठ पीछे बांझ बुलावे हैं तो को। अब भी बखत है, कल चल वैद्य जी के पास, उनसे बहुतों को फ़ायदा हुआ है। बहुरिया, मान हमर बात, तेरे दुश्मन नहीं हैं हम, भला चाहत हैं, अपने भाई का वंश पढ़ना देखन चाहत हैं बस, और कोई ललसा नहीं हमार। सब बस चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। अगले दिन छोटी बुआ के घर उनके परिवार से मिलने गए सब। उनकी बेटी शांति भी ससुराल से आ चुकी थी।
अरे भाभी आओ आओ, क्या सारा गांव घूम लिए? तब हमारे द्वार याद आई तो को। ए शांति, अंदर जा तू, बाद में आना यहाँ, वो अपनी बेटी से बोली। पर माँ, भाभी और शालिनी से 2 घड़ी मिल तो लूँ, ब्याह में भी ये लोग ना आ पाए थे। फिर जाती हूँ, शांति ने कहा। हम कहे ना तो है, अंदर जा मतलब अंदर जा। शालिनी तू भी इसके साथ चली जा बेटा, वो शालिनी से बोली। जी बुआ, कहते हुए शालिनी ने सुकन्या का हाथ पकड़ा और उसे भी अंदर लेकर जाने लगी। अरे जे के करे है बिटिया, अब हम तो कितने थके हैं, तो बहुरिया को जहाँ रेवन दे, कुछ चाय पानी का इंतजाम करवा लेगी जे, तू जा। उन्होंने शालिनी को टोक दिया और सुकन्या को अपनी बहू के साथ रसोई में भेज दिया। देखो भाभी, आपने एकदम सही फैसलो लियो थो, ब्याह में ना आकर। आखिर बहुरिया का साया नई दुल्हन पर पड़ना अपशगुनी होता है। बुरा ना मानियो, पर तोरी बुद्धि ई बार कहाँ गई? काहे ले आई इस बांझ को अपने साथ? तो पता था ना कि शांति पेट से है, तो फिर क्यों अपशगुन करती है? बांझ नहीं है मेरी भाभी, माँ है वो मेरी, जीवन दान दे चुकी है वो, और उसी वजह से कन्या दान भी हुआ था मेरा। खबरदार जो ये शब्द दोबारा मुंह से निकाला तो। शालिनी, जिसने उनकी बात अचानक सुन ली थी, जोर से चिल्लाकर बोली। बांझ ना है के मतलब बांझ ना है, कटे है उसकी संतान, वह माँ बुलाने वाली। छोटी बुआ भी जोर से बोली। इतने में सुकन्या भी शोर सुन रसोई से बाहर आ चुकी थी और शालिनी का हाथ पकड़ उसे चुप करवा दिया। मैं हूँ उनकी संतान, भाभी नहीं, भाभी माँ है वो मेरी, कहकर वो वहाँ से निकल गई। घर पहुँचे कांता बुआ ने फिर से वो बात छेड़ दी। जे शालिनी के कह रही है, गुणवंती तू हमसे कुछ छुपावे है के? देख अब भी वक़्त है, बता दे। किसी मेहमान के आने से बात बीच में ही रह गई। उस रात सुकन्या की आंखों से नींद गायब थी। उसे वो दिन याद आ रहा था और उसके आंसू बहे जा रहे थे। 2 वर्ष पूर्व। मुबारक हो मिस्टर सान्याल, एक खूबसूरत सी बिटिया आई है आपके घर की रौनक बढ़ाने। और आपको भी मुबारक हो राजनाथ जी, माँ लक्ष्मी पधारी है सुकन्या की कोख से आपके सपने साकार करने। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कहा। सुकन्या कैसी है डॉक्टर साहिबा? राजनाथ ने पूछा। देखिए, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस तो था ही उन्हें, और फिर जो 1 महीने से उन्हें शुगर की शिकायत थी, उस वजह से थोड़े कॉम्प्लिकेशन तो थे ही। फिर उस पर से ये सेरेजिएशन करना पड़ा, उस वजह से उनकी तबीयत थोड़ी तो ख़राब है और इसलिए इस वक्त उन्हें आराम की ज़रूरत है। मगर आप फिक्र ना करें, कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगी, फिर आप उन्हें डिस्चार्ज करवा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। कितने दिन रखना पड़ेगा? राजनाथ ने पूछा। अरे आराम करने दो, कुछ दिनों में जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब आराम से छुट्टी करवाना अस्पताल से। राजनाथ, और खर्च की फिक्र ना करो, हम हैं ना, मिस्टर सान्याल ने कहा। जी बहुत शुक्रिया आपका, राजनाथ ने मिस्टर सान्याल से कहा। बच्ची कैसी है? रात को सुकन्या ने राजनाथ से पूछा। एकदम गोरी चिट्ठी है, राजकुमारी लगती है, राजनाथ ने जवाब दिया। हाँ, ऊपर स्पेशल कमरे में है। पता है पूरे अस्पताल में कितनी बख्शीश बांटी है उन लोगों ने, और तेरे इलाज का भी पूरा खर्च उठा रहे हैं, उसने कहा। एक बार मिलने देंगे क्या मुझको उससे? राजनाथ चुप रह गया। 4-5 दिन में ही सुकन्या की भी तबीयत ठीक लग रही थी, सो उसे भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। ये दवाइयाँ नियमित रूप से 15 दिन ले लेना और चेकअप के लिए समय पर आना। हाँ, ये दवाइयाँ खाना भूलना मत, वरना दूध नहीं सूखेगा, फिर तुम्हें दिक्कत होगी, कहकर डॉक्टर साहिबा ने कुछ खास गोलियों का पैकेट उसे दिया। ये लो राजनाथ, ये 5 लाख रुपयों का चेक जो तय हुआ था, संभाल के रखना, डॉक्टर साहिबा ने वो चेक देते हुए कहा था। फिक्र ना करना सुकन्या, हालांकि शुगर का प्रॉब्लम तो आया है, मगर ये तो तुम्हारी खुद की संतान हो रही होती तो भी हो सकता था। ये बहुतों के साथ होता है। उम्मीद करते हैं कि ये कुछ समय में ही ठीक हो जाएगा, कहते हुए उसने आश्वासन दिया। वो बच्ची डॉक्टर साहिबा,
क्या उसको एक बार देख सकती हूँ? उसने धीरे से पूछा। उसका डिस्चार्ज हो चुका है। वो लोग 3 दिन पहले ही घर जा चुके हैं और कानूनी कागज़ में क्या लिखा था ये तुम अच्छे से जानती हो। तुम उनसे नहीं मिल सकती। अब उसे भूलने की कोशिश करो। भगवान ने चाहा तो जल्द ही तुम्हारी कोख में तुम्हारी अपनी संतान खेलेगी। डॉक्टर साहिबा ने कहा। घर पर गुणवंती जी और शालिनी ने उसकी कितनी मदद की थी। 3 महीने उसे बिस्तर से उठने तक नहीं दिया था। उसकी मालिश तक गुणवंती जी खुद किया करती थी। फिर उसके ठीक होने के बाद शालिनी का ब्याह तय हो गया और तैयारियों में सुकन्या ने खुद को मग्न कर उस बात को सीने में कहीं दफन कर दिया। मगर आज छोटी बुआ के ताने ने वो जख्म एक बार फिर ताज़ा कर दिए थे। उस पर से पिछले 1 वर्ष से वो माँ बनना चाहती थी मगर सफलता नहीं मिल रही थी, जिससे वैसे भी वो उदास रहने लगी थी। खैर अगले दिन वो छोटी बुआ के यहाँ गोद भराई में नहीं गई। इधर कांता बुआ उसे देख ही समझ रही थी कि कुछ तो है जो वो लोग छुपा रहे हैं। उन्होंने वहाँ रस्मों के दौरान गुणवंती जी से एक बार फिर पूछा। इस बार मगर शालिनी ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। सरोगेसी, इसे सरोगेसी कहते हैं बुआ जी, शालिनी ने उन्हें समझाया। हाय राम, मतलब सुकन्या ने रुपयों के लिए अपनी औलाद उन्हें दे दी। वो बोली, नहीं बुआ जी, औलाद नहीं, कोख। उन महिलाओं को बच्चा नहीं ठहरता था, सो उनके बीज निकालकर उन्हें बाहर कुछ दिन पनपने देकर फिर दूसरी औरत की कोख में रख दिया जाता है। वो बच्चा उन्हीं का होता है, बस पनपता दूसरी औरत के अंदर है। भाभी की एक सहेली तो 2 बार कर चुकी है। उन्होंने ही भाभी को भी राजी किया था इसके लिए। हालांकि डॉक्टर मान नहीं रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर वो उन्हीं औरतों को लेते हैं जिनकी अपनी औलाद हो चुकी हो, जिससे आगे जाकर उनके जीवन में तकलीफ़ ना आए। मगर भाभी के जोर देने पर वो राज़ी हो गईं। मगर कानूनी कागज़ों में भाभी ने सब दस्तखत किए हैं। शालिनी ने उनको ठीक से समझाया। इतनी बड़ी बात और तूने हमें बताने की भी ज़रूरत ना समझी। गुणवंती, वो बोली, अब क्या करूं जीजी। तब बहुरिया ने एकदम से फैसलो ले लियो और मने भी लागो के सही है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगो। अब हम लोगों की भी तो 2-2 3-3 औलादें होती ही हैं, तो सुकन्या की भी हो जाएगी और इतने सारे पैसों में शालिनी को ब्याह धूमधाम से निपट जावेगो और खूब बच भी जावेगो। मगर अब देखो, किसे पता था कि ऐसा हो जावेगो। पहले डॉक्टर साहिबा कह दी थी कि ऑपरेशन हुआ है तो 3 बरस तक बच्चा नहीं कर सकत, और अब 1 बरस से बेचारी दुखी है। गुणवंती जी बोली, जे तूने क्या होन दियो गुणवंती। बिटिया की खुशी खातिर बहुरिया को मातृत्व से ही वंचित कर दियो तन्ने। तो बहुरिया ने तो बहाव में ही बह जे फैसलो ले लियो, पर थारी अकल क्या घात चढ़ गई थी। उन्होंने कहा, हाँ जीजी, भूल तो हुई है, मगर अब क्या करूं, पछता रही हूँ। अरे गुणवंती, अब पछता के मिलेगो। जे बात पहले सोचनी चाहिए थी तने। जे तो बेचारी के साथ ना इंसाफ़ी हो गई है। कांता बुआ बोली। शाम को घर आए तो देखा सुकन्या बिना कुछ खाए पिए बस पीछे के आंगन में बैठी शून्य में निहार रही थी। अरे बहुरिया, तू चिंता ना कर, अभई कांता जिंदा है। कल चल मोए साथ वैद्य जी के यहाँ। बहुत सी औरतें जिन्हें दूजी बार में समस्या हुई थी, इनका इलाज किया है वैद्य जी ने। हम सब सच सच बता देंगे उनको, फिर वो जाने और उनकी समझ। कहते हुए कांता बुआ ने उसे गले से लगा लिया। बहुत नेक काम कियो है तूने, जिसके बदले तू सजा की नहीं बल्कि इनामदार की हकदार है। हम हैं तो साथ, तू चिंता को नहीं कर। अगले दिन वो उसे लेकर वैद्य जी के पास गई। वह कहने को तो गांव में रहने वाले बूढ़े वैद्य थे, मगर देसी दवाओं के ज्ञानी थे। उसे जांचने के बाद उन्होंने उसे वज़न कम करने कुछ दवाई खाने दी, शुगर के लिए भी कुछ दवाई दी। साथ ही महीना 2 महीना वहीं उसे साफ सुथरे वातावरण में रहने को कहा और कसरत और खान पान में भी कुछ अहम बदलाव करने को कहा। आप फिक्र ना करो वैद्य जी, जे कांता है ना, अब जेब करेगी बहुरिया की देखभाल। आप बस मोए बताना के करने को है।
वो बोली, जी आप जरा राजनाथ को भिजवाएंगी, मैं उससे मिलना चाहूँगा। वैद्य जी ने कहा, जी जरूर वैद्य जी, कहकर वो लोग घर के लिए निकले। अगले दिन राजनाथ उनके कहने पर वैद्य जी से मिलने आया। देखो राजनाथ, मैंने सुकन्या बिटिया की जांच की है, मुझे नहीं लगता कि उसे कुछ दिक्कत है। क्या तुमने कभी अपनी जांच करवाई है? उन्होंने पूछा। क्या मतलब वैद्य जी? राजनाथ ने पूछा। देखो राजनाथ, हो सकता है कमी तुम में हो, एक बार जांच करा लो शहर से, उन्होंने सुझाव दिया। सुकन्या को वहीं गांव में कांता बुआ की देखरेख में छोड़ बाकी सब लोग शहर वापस आ गए। आकर शालिनी ने भी विमल से सारी बातें बताई। उसने राजनाथ को हर मदद देने का आश्वासन दे जांच के लिए मनाया। उधर कांता बुआ सुकन्या को सुबह जल्दी उठा मंदिर ले जाती। दोनों मिल घर का काम करती और सारी दिनचर्या वैद्य जी के कहे अनुसार ही व्यतीत करती। कुछ ही दिनों में सुकन्या का वजन कम होने लगा और उसके चेहरे पर पहले से नूर लौटने लगा। अब उसकी शुगर भी नियमित थी। वहाँ शहर में जांच में पता चला कि राजनाथ को कुछ समस्या तो थी, मगर वो आसानी से दवाओं से और कम खर्च में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से सुलझाई जा सकती है। मगर मैं इतना भी खर्च करने में असमर्थ हूँ। अभी शालिनी, अभी गांव जाने का कितना खर्च होगा? उसने शालिनी और विमल जी जो कि कदम कदम पर उनके साथ थे, उसने कहा, क्या हम ये इलाज कुछ दिन बाद नहीं करा सकते डॉक्टर साहब? उसने पूछा। नहीं भैया, इलाज तो अभी ही शुरू होगा। अब भाभी बांझ होने का ताना और नहीं सुनेंगी, शालिनी ने कहा। आप खर्च की फिक्र ना करें राजनाथ भाई साहब, मैं हूँ ना, आप क्यों चिंता करते हैं? विमल बाबू ने कहा। राजनाथ की दवाइयाँ शुरू हुईं। कुछ दिन बाद वो गांव से सुकन्या को लिवाने आया। वैद्य जी से भी मिलकर उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने भी उसे कुछ आयुर्वेदिक दवाएं दी। बच्चों, तुम दोनों अंग्रेजी दवाइयों के साथ इन जड़ी बूटियों का भी सेवन नियमित रूप से 2 महीने तक करके तब आगे कदम उठाना। भगवान जल्दी ही तुम्हारी मुराद पूरी करे। मैं भी बहुरिया के साथ शहर जाऊंगी, कांता बुआ बोली। ज़रूर बुआ जी, आपका तो बहुत सहारा है, आप भी चलिए हमारे साथ, सुकन्या ने उत्तर दिया। शहर पहुंचकर उन लोगों ने 2 महीने खूब मस्ती मज़े में बिताए। वहां के डॉक्टर से भी मशवरा करते रहे और वैद्य जी की भी दवाएं चालू रखी। फिर 2 महीने बाद दोबारा राजनाथ की जांच के बाद और सुकन्या की शुगर जांच के बाद डॉक्टर ने भी हरी झंडी दे दी। विमल बाबू की मदद से और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी IUI द्वारा डॉक्टर ने सफलता से उन्हें माँ बाप बनने का सुनहरा अवसर प्रदान किया। पहली ही बार में सुकन्या का गर्भ ठहर गया और उसके अंदर एक नहीं बल्कि 2-2 जान पनपने लगी। गर्भावस्था के वो महीने मुश्किल से थे, मगर वैद्य जी के परामर्श और डॉक्टरी सहायता के साथ सुकन्या ने 7वें महीने में कदम रखा। कांता बुआ और विमल बाबू ने भी पग पग उनका साथ निभाया। यहाँ तक कि कांता बुआ तो शालिनी के साथ मिलकर टिफ़िन का काम भी करने लग पड़ी, जिससे घर से ठीक चलता रहा। गोद भराई में कांता बुआ ने रिश्तेदारों को ना बुलाते हुए खुद ही मंदिर जाकर औपचारिकता पूरी कर ली। फिर 2 महीने बाद सुकन्या ने 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया, वंश और वंशिका। जब कांता बुआ अस्पताल आई तो सुकन्या ने वंश की तरफ इशारा करते हुए कहा, बुआ अब इस राजकुमार को आप ही संभालना, मैं तो सिर्फ वंशिका को देखूंगी। मेरा वादा आज पूरा हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर संभालूंगी मैं। और तू फिक्र कोनी कर बहुरिया, मैं तो अपने पोता पोती और बहुरिया तीनों को ही संभाल लूँगी। आखिर मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हुई है आज, बुआ जी ने कहा। एक बात और बुआ जी, गांव में सबको फ़ोन करके कह दो कि मेरी भाभी बांझ नहीं है, शालिनी ने कहा। हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन मैं जेब साथ में बताऊंगी कि बहुरिया तो बरसों पहले ही एक लक्ष्मी को जीवन प्रदान कर एक घर में खुशियों का दीपक जला चुकी थी, बुआ जी ने सीना तान कर कहा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें।
दोस्तों ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।